अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फाइनल लेक्चर। तो आज के लेक्चर के अंदर क्या होगा कि हम ना ज़रा ये पिछले लेक्चर में जहाँ तक हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर ली थी एग्जांपल 7.3 और 7 प्रैक्टिस प्रॉब्लम 7.3, तो अभी हम ज़रा आगे मूव करेंगे एग्जांपल 7.4 पे। और एट द एंड कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं सिंगुलर फंक्शंस के, वो भी हम देख लेंगे। अच्छा जी, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि जी एक स्विच है जो कि टाइम t इक्वल टू ज़ीरो के ऊपर जो है वो ओपन किया जा रहा है। हैज़ क्लोज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। अच्छा, ये काफ़ी देर तक क्लोज था और उसके बाद उस टाइम पे ओपन किया जा रहा है। तो जब ये हमारे पास काफ़ी देर से क्लोज था तो डीसी के केस में क्या होता है, आपके पास ये एक तरह का ना शॉर्ट सर्किट हो जाता है। अगर बहुत देर से ओपन है ना तो स्टेबल कंडीशन में शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो हम उस केस में इसको सॉल्व करेंगे और फिर आगे देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट आएगा। ये शॉर्ट हो गया तो ये जो 16 ओम का रजिस्टर है ये इसके साथ पैरेलल में था, तो ये तो मतलब वैसे ही एलिमिनेट हो गया। तो हमारे पास एक आ जाता है जी, इस तरीके से करके सिस्टम बन जाता है। इसको फर्दर अगर सॉल्व करना है तो उसके अंदर हमारे पास मल्टीपल तरीके हम ऐसे करते हैं। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कर लेते हैं। तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के केस में यहाँ पे ये 2 ओहम का रजिस्टर रह गया और जो यहाँ पे सप्लाई थी वो करंट एक सप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा जो कि 40/2। ये थोड़ा सा मूव करके 20 एम्पेयर का ये रह जाता है। 2 इन पैरेलल विद 12। अच्छा, अब मेरे पास कैलकुलेटर वाले फंक्शन जो है वो एक्सपायर हो चुका हुआ है, तो ये मुझे मैनुअली करना पड़ेगा। 2 × 12 मल्टीप्लाई, अच्छा बल्कि ये रिज़ल्ट है 3 ओहम। ठीक है जी, 3 ओहम का हमारे पास आ गया। इस वाले को हम यूँ कह सकते हैं कि जी जैसे ये कनेक्टेड है और ये वाला हिस्सा 3 ओहम है। तो जब 3 ओहम का यहाँ पे रह गया 20 एम्पेयर आ रहा है, आपको करंट डिवाइडर लगाना है। तो करंट डिवाइडर के हिसाब से ये बन जाएगा जी 3, और ये वाला जो साइड है इधर 4 ओहम का आ रहा है, तो 3/4 प्लस 3 इंटू 20, जो कि सरप्राइजिंगली कुछ ज़रा अजीब किस्म की ही वैल्यू आ रही है। आई हैव टू वेरीफाई 24/12 4 48। हाँ नहीं, ये कुछ और निकाला हुआ है, 3 ओहम नहीं होता, वो उन्होंने कुछ और निकाला है, तो मैं इसको अपने हिसाब से कर लूँ। 2 × 12/14, तो ये क्या होता है हमारे पास 2 × 12 हो जाता है 24/14, जो कि मेरे पास आ जाता है 2 पे डिवाइड करके 12/7 रेजिस्टेंस की वैल्यू। तो यहाँ पे जब करना है तो ये मेरे पास हो जाएगा जनाब 12/7 करंट डिवाइडर में, और ये वाला हिस्सा भी 12/7। ये प्लस का साइन है, तो इधर 7 से सारा कुछ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ऊपर रह गया 12, नीचे 7 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया ये वाली टर्म हो गई 7 4 28। तो 28 प्लस 12 हमारे पास हो जाता है 40। तो 40 है, ये 20 है, ये 2 हो गया, ये 1। 12/2 इज़ इक्वल टू 6 एम्पेयर। तो 6 एम्पेयर हमारे पास इधर से करंट फ्लो कर रहा है इस केस में, जो कि आई ऑफ ज़ीरो का मतलब है कि 6 एम्पेयर आपके पास आ गया। तो ये हमारे पास इनिशियल कंडीशन इसकी आ गई। जो सेकंड पैरामीटर हमने निकालना है वो हमारे पास है कि जब इसको ओपन कर देते हैं तो फिर हमारे पास क्या होता है। तो टाइम t इक्वल टू ज़ीरो पे जब ओपन हुआ, हमें पता है कि करंट, क्योंकि कॉन्टीन्यूटी होती है इसके क्रॉस v इज़ इक्वल टू एल di/dt, तो इस कॉन्टीन्यूटी की वजह से जो है आपके पास ये करंट चेंज नहीं होता। तो ये करंट चेंज नहीं होता, नया सर्किट बन जाता है। तो यहाँ पर से आप अज्यूम करें कि जी वही करंट एक फ़्लो कर रहा है।
तो बाकी जगहों पे 12 ओहम, 4 ओहम और 16 ओहम यहाँ पे रह जाते हैं। तो उस केस में आपने जो है ना फिर इसको आगे सॉल्व करना है। तो इस केस में हम यहाँ से देख के ज़रा रेजिस्टेंस सर्किट की एवेल्यूएट कर लेते हैं। ठीक है, तो रेजिस्टेंस के केस में 12 + 4 16 और ये 16 है, तो यहाँ पे देखने में हमें 8 ओहम नज़र आते हैं। तो इसका टाइम कांस्टेंट टाउ हम निकालेंगे, टाउ इज़ इक्वल टू L/R। ठीक है, तो L/R हमारे पास 2 हेनरी है और नीचे 8 है, तो ये आ जाएगा 1/4 सेकेंड। तो जो करंट का रिलेशन जब हमने लिखना है आई ऑफ टी, तो वो हमारे पास होगा इज़ इक्वल टू आई ऑफ 0 या I0, जो कि हमारे पास 6 एम्पेयर है, तो मैं डायरेक्टली 6 एम्पेयर ही लिख देता हूँ। 6 एम्पेयर E2 माइनस ये डिवाइड करना था, तो 4T। तो इसमें मैं देखता हूँ कि कोई चीज़ तो नहीं ऐसी, नहीं, ये बिल्कुल ठीक आ गया एम्पेयर के अंदर रिज़ल्ट। तो हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। इसके बाद ये एक और इसी तरह की हमारे पास आ गई है, जो कि देखने में रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स सा सर्किट लग रहा है। तो इसमें उन्होंने कहा है कि जी इसको हम 0 टाइम के बाद ओपन करते हैं। तो स्टार्ट में जब ये इस तरह कनेक्टेड है, तो ये पूरा सर्किट हमारे पास यहाँ पे है। अच्छा जी, तो ये थोड़ा सा रिलेटिवली देखने में कॉम्प्लेक्स लगता है। यहाँ से जो है ये हिस्सा उस केस में आपके पास शॉर्टेड होगा और आपने देखना बेसिकली कि करंट क्या इधर से फ़्लो करता है। तो ये क्योंकि इधर इस तरीके से कनेक्टेड है, तो बेसिकली जो करंट इधर से फ़्लो करेगा ग्राउंड तक जाने के लिए, जो यहाँ से करंट आ रहा है वो सीधा ही मूव कर रहा होगा, और जो यहाँ से करंट आ रहा है वो इधर नहीं जाएगा, सीधा को मूव करेगा। तो ये 5 ओहम का रजिस्टर आपको नज़र नहीं आएगा। तो आप समझें कि जी इस करंट सोर्स के साथ एक तरह के आपके पास 3 रजिस्टर पैरेलल में लगे हुए हैं और एक रजिस्टर के क्रॉस करंट आपने निकालना है। तो ये जब आई ऑफ 0 आप करेंगे, अच्छा अब इसके क्रॉस निकालना है, तो ये 8 ओहम का और दूसरा रजिस्टर को पैरेलल में कर दें। मैं इसको ना ज़रा ड्रॉ कर देता हूँ ताकि ना आपको वो कहीं पूरे वो कॉम्प्लेक्स रिलेशंस आप निकालना चाहें तो उससे भी निकल आता है, KCL KVL या ऐसी कोई चीज़ें लगा के। पर मैं क्या कहूँगा कि जी ये आपके पास है जी 12 ओहम का, और यहाँ पर इसके क्रॉस जो है ना वो आई ऑफ 0 आपके पास फ़्लो कर रहा है। और जो बाकी ये 8 और जो 24 थे ये पैरेलल में हो जाएंगे। अब 8 और 24 का क्या बनता है जनाब, 8 टाइम्स 24, अब कैलकुलेटर की बजाय मैनुअली करना पड़ता है, डिवाइडेड बाय 8 + 24, जो कि हो जाता है 32। ये 4 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 है, ये 6 है, तो 6 ओहम। इसके पैरेलल में आपके पास 6 ओहम लगे हैं। तो यहाँ पे जब आपने निकालना है तो आई ऑफ 0 आपके पास होगा 6/6 + 12 टाइम्स 15। तो 6 + 12 हमारे पास कितना होता है, 18 है। 1/3 इसको इस पे किया तो 5, तो 5 एम्पेयर जो है ना वो आपके पास आई ऑफ 0 आ रहा है, जो कि यहाँ पे भी 5 का आ गया। उसके बाद आपने क्या करना है कि जी सेकंड केस में सर्किट को ओपन कर देना है। तो ओपन करने की वजह से ये वाला हिस्सा सारा ख़त्म हो गया। तो फिर रिमेनिंग सर्किट में आपने देखना है जी इस पॉइंट से क्या रेजिस्टेंस नज़र आ रही है। तो रिमेनिंग सर्किट में देखें तो रेजिस्टेंस में ये 12 और 8 ओहम का सीरीज़ में आ रहा है। ठीक है, जब इधर कुछ नहीं लगा तो ये आप इसको ऐसे बना सकते हैं, ये 12 ओहम का है, ये 8 ओहम का है, ये 5 ओहम का है, और यहाँ पे आपके पास इंडक्टर लगा हुआ है। तो इस तरफ से आप देख रहे हैं तो 12 × 8 20, 20 और 5 ये 4 होगा मेरे ख्याल में ना, 20 टाइम्स 5/25, हाँ, इज़ इक्वल टू 4 ओहम।
तो 4 ओहम आ गया। तो टाइम कांस्टेंट निकालना है, वो आपके पास था L/R। L की वैल्यू है 2, रजिस्टर है 4, तो ये आपके पास आ जाएगी चीज़ 1/2। तो रिलेशन क्या आएगा, आई ऑफ टी जब आप निकालेंगे वो आपके पास आएगा 5 e⁻² एम्पेयर। तो ये प्रॉब्लम भी हमने सॉल्व कर ली। ठीक है, अब ये जो भी पहली चीज़ें सीखी वो सारी की सारी इसमें अप्लाई हो जाती हैं लीनियर सर्किट्स में। अब देखें, आप सॉल्व कैपेसिटर और उनके लिए कर रहे हैं, लेकिन आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी पड़ रही है। तो वो कॉन्सेप्ट एक बहुत ही अहम कॉन्सेप्ट था सर्किट्स के अंदर। अच्छा जी, एग्जांपल 7.5 अब क्विकली इसको करते हैं। 10 वोल्ट आ रहा है, इसको स्विच को क्लोज कर रहे हैं t=0 आई थिंक, एंड I for all time assuming that the switch was open for a long time। ठीक है, स्विच बहुत देर से ओपन था और उसको क्लोज कर रहे हैं। अच्छा, तो अब क्या होगा कि जी स्विच क्योंकि बहुत देर से ओपन था, ओपन के केस में इधर कुछ नहीं लगा हुआ, तो ये वाला जो है रजिस्टर ये शॉर्ट इसने हो जाना है, तो ये भी नहीं एक्ट कर रहा, ये वाला हिस्सा भी नहीं है। तो बेसिकली आपके पास सीधा जो करंट फ्लो करेगा वो 10/5 2 एम्पेयर। ठीक है, ये तो सीधा आपने निकाल लिया उस तरह से। उसके बाद जो सेकंड चीज़ है वो हमारे पास क्या है, वी आउटपुट ऑफ टी को पूछा गया वी आउटपुट निकालने का। तो वी आउटपुट को भी आप इस केस में निकाल लें। वी आउटपुट इसके क्रॉस क्या आएगी, वो आपके पास आ जाएगी 3/5 टाइम्स 10 तो 6। ठीक है, या करंट से मल्टीप्लाई कर दें तो जनाब ये 6 वोल्ट आ जाएगा टाइम टी पहले, और ज़ीरो टाइम पे आ गया। अच्छा, उसके बाद क्या किया आपने, जो है यहाँ से इसको शॉर्ट कर दिया। जब इसको शॉर्ट कर दिया तो ये वाला हिस्सा तो सारा का सारा अनकनेक्टेड हो गया, और फिर आपने देखा कि जी अब पहले यहाँ से इस, अच्छा ये तो आई है, I0 को वो पूछ रहे हैं। I0 तो ज़ीरो ही होगा ना ये वाला करंट, क्योंकि ये सारा का अगली तरफ शॉर्ट है तो सारा करंट उधर से आ रहा था। तो V0 हमारे पास था ऑफ 0 = 6 वोल्ट, और I0 ऑफ 0 = 0 एम्पेयर। उसके बाद जब आपने इसको इस कंडीशन में ले आए तो फिर हमारे पास जो है ना दोबारा ज़रा, और इस साइड के ऊपर हमें पता है कि जनाब 2 एम्पेयर का करंट गुजरा है, तो फिर हमने आगे सॉल्व करना है। इधर से देखा रेजिस्टेंस क्या नज़र आती है, 2 ओहम। टाइम कांस्टेंट हमारे पास आ जाएगा L/R 2/2 = 1 सेकेंड। ठीक है, और उसके बाद आपने ये करंट का रिलेशन लिख दिया, I ऑफ टी = हमारे पास किधर था जनाब 2e⁻⁻t, क्योंकि टाउ की वैल्यू 1 है। तो ये आपके पास करंट का रिलेशन आ गया। अब जब करंट का एक दफ़ा रिलेशन आ जाता है तो उसके बाद आपने जो ये रिमेनिंग जो सर्किट है, ये भी मैं रिमूव कर दूँ, उसके अंदर आपने आगे सॉल्व करना है। अच्छा, तो ये हमारे पास जो करंट है उससे हमने ये वाला करंट निकालना है और अगला करंट निकालना है। तो ये करंट को हम अगर अज्यूम करेंगे जी यहाँ से ये फ़्लो कर रहा है, तो ये वाला I0 करंट डिवाइडर से निकलेगा। I0 ऑफ टी हमारे पास होगा जी करंट डिवाइडर के हिसाब से, और करंट डिवाइडर के हिसाब से क्या ये बन जाता है, ये बन जाएगा जनाब 3/9। ठीक है, क्योंकि 3 और ये दोनों मिलके 9, और I0 लेकिन डायरेक्शन नेगेटिव है तो ये माइनस के साथ आ गया। ठीक है, करंट की डायरेक्शन के हिसाब से देखें ना कि ये करंट ऊपर को जाए तो फिर ये पॉजिटिव होना था, ये नीचे को जाना है, ये हो गया। और हमारे पास मल्टीप्लाई इसको कर देंगे इससे, तो ये हो गया जनाब 2e⁻⁻t, ये 3 हो गया, तो ये -2/3 -2/3 e⁻⁻t
टी के हिसाब से जो है ना ये करंट हमारे पास फ़्लो कर रहा है। फिर बात आती है इस जनाब के वोल्टेज सोर्स में से कितना हमारे पास आएगा, तो वो हम बेसिकली जो ये वाला करंट है इसको रजिस्टर से मल्टीप्लाई करके हम निकाल सकते हैं। तो ये करंट हमारे पास आई ज़ीरो ऑफ टी जो है उसकी वैल्यू आ गई कि ये डाउनवर्ड था, तो ये वोल्टेज अगर हमने निकालनी है तो ये इसके क्रॉस वी ज़ीरो ऑफ टी बनती है, उसके क्रॉस ही पर ये रजिस्टर के भी क्रॉस है। तो करंट अगर इधर से इस साइड के ऊपर आ रहा है तो हम क्या करेंगे कि जनाब इस पॉइंट को लेट से ग्राउंड टाइप कर लेते हैं। तो करंट के जो है टेल के ऊपर क्या वोल्टेज है, 0 माइनस वी आउटपुट इज़ इक्वल टू 6 टाइम्स आई आउटपुट ऑफ टी। आई आउटपुट ऑफ टी क्या था, -2/3 और ये 6 से भी जो ये मल्टीप्लाई होना था टाइम्स E2 माइनस टी। तो ये इधर से करते हैं हम 2 इज़ इक्वल टू -4 E2 माइनस टी। ठीक है, तो ये माइनस वी आउटपुट इसके बराबर है, जिसका मतलब है कि जी वी आउटपुट इज़ इक्वल टू 4 E2 माइनस टी वोल्ट। लेकिन ये हमारे पास है सिर्फ़ और सिर्फ वैलिड जब स्विच क्लोज़ हो गया था और उसके बाद का। ठीक है, तो हमें पता है कि जनाब वी ज़ीरो ऑफ ज़ीरो जो हमारे पास है वो है 6 वोल्ट, और ये आई ज़ीरो ऑफ टी के केस में भी अगर हम देख रहे हैं ना, किधर गया आई ज़ीरो ऑफ टी, ये आई ज़ीरो ऑफ टी के केस के अंदर भी टाइम टी इक्वल टू ज़ीरो के ऊपर हमारे पास करंट ज़ीरो था। तो अगर आई ज़ीरो ऑफ टी इक्वल टू ज़ीरो के ऊपर इस ज़ीरो के ऊपर करंट ज़ीरो था, तो यहाँ पे अगर टाइम की वैल्यू आप ज़ीरो प्लेस करते हैं तो आपको यहाँ रिज़ल्ट आता है -2/3, जो कि गलत है। तो इसका मतलब है कि ये खाली इधर इसी तरीके से नहीं होगा, ये एक कॉम्प्लेक्स किस्म का इसके साथ रिलेशन आएगा। ये चीज़ प्रोबेबली जो है नेक्स्ट पोर्शन के ऊपर यहाँ पे इस सारे को इसी तरीके से इंट्रोड्यूस किया गया। तो टाइम टी ग्रेटर दैन ज़ीरो के ऊपर आपने ये चीज़ निकाल ली, टाइम टी ग्रेटर दैन ज़ीरो के ऊपर ये निकाल लिया, लेकिन जब ओवरऑल करंट आपने बताना है तो वो आपको पता चलता है कि जी ये ज़ीरो करंट की वैल्यू रहेगी जब टाइम लेस दैन ज़ीरो है, और ग्रेटर दैन के ऊपर ये इस तरीके से एक एक्सपोनेंशियल जा रहा है। वोल्टेज के केस में इसी तरीके से 6 वोल्ट थी ये पहले, और जब आपने इसको जो है स्विच को ऑन किया तो उसके बाद ये वाला रिज़ल्ट आ रहा है। और जो करंट इटसेल्फ है जिसके क्रॉस कंटिन्यूटी होनी है, जो इंडक्टर के क्रॉस जो करंट है वो 2 एम्पेयर होगा, और 2 एम्पेयर से ही आगे जो है ना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो अभी ये ज़रा हम देख लेते हैं 7.5। अच्छा, तो इधर क्या हमारे पास होता है कि जी वही वाला काम हमने करना है। हमें पहले कहा गया है कि जी ये शॉर्ट सर्किटेड है, तो इसके ऑन होने के ऊपर हमसे ये करंट और इस आई का पूछा गया। तो हमने ये इस केस के अंदर ना तमाम वैल्यूज़ की इनिशियल कंडीशंस को देख लेना है। उस केस में ये शॉर्ट होगा, ये शॉर्ट होगा तो यहाँ से कोई करंट नहीं फ़्लो करेगा, तो ये सिंपली आपके पास एक करंट डिवाइडर लग जाएगा। उसमें से लेट से आपने ये वाला करंट निकालना है आई ज़ीरो, तो आई ज़ीरो ऑफ ज़ीरो जो है ना हमारे पास, आई ज़ीरो ऑफ ज़ीरो हमारे पास करंट डिवाइडर लगा के आ जाएगा जनाब 2/6, क्योंकि 2 + 4 टाइम्स 24, तो ये आ जाता है जनाब 4 इज़ इक्वल टू 8 एम्पेयर। और आई ऑफ ज़ीरो को अगर हम निकालते हैं तो वो हमारे पास रिमेनिंग आ जाएगा, टोटल 24 8 निकल गया, तो 24 माइनस 8 इज़ इक्वल टू 16 एम्पेयर। ठीक है, तो ये हमारे पास 16 एम्पेयर इधर करेक्ट है, दूसरा जो है हमारे पास 8 एम्पेयर करेक्ट है। फिर आ जाता है वोल्टेज, तो ये जो आई ऑफ ज़ीरो है 16 एम्पेयर ये इसमें से गुजर रहा है,
तो ये 16 एम्पेयर का इसमें से गुजरने से क्या होगा कि जो वी आउटपुट है ऑफ, ये मैं ज़ीरो लिख रहा हूँ, ये ज़ीरो माइनस इसको बल्कि करते हैं कि जी पहले ये तमाम टाइम्स प्रीवियस के लिए, तो 16 इसमें से गुजरा है तो ये हो जाएगा जनाब 32 वोल्ट। ठीक है, तो ये वाला हमारे पास हो गया पोर्शन। उसके बाद हमने क्या करना है कि जी इन स्विचेस को ओपन कर दिया, तो ये वाला हिस्सा सारा ख़त्म हो गया और ये करंट जिस डायरेक्शन में था उसी में। अच्छा, ये भी ख्याल रखना है कि डायरेक्शन भी करंट की वैल्यू और डायरेक्शन दोनों सेम रहती हैं इंडक्टर में से। अच्छा, इसके लिए जब हमने सॉल्व करना शुरू करते हैं तो हमें पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखनी है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के अंदर हमें नज़र आता है ये 3 ओहम इन पैरेलल विद 6 ओहम। तो आर इक्विवेलेंट जो है ना वो हमारे पास आ जाती है 6 इन पैरेलल विद 3 इज़ इक्वल टू 2 ओहम। तो टाइम कांस्टेंट हम निकालते हैं तो वो हमारे पास था L ओवर R इज़ इक्वल टू 1 ओवर 2 सेकेंड्स। तो जो करंट का रिलेशन हमारे पास आता है इंडक्टर के अक्रॉस, ठीक है, आई ऑफ टी उसको कह रहे हैं खाली, ठीक है, इंडक्टर के अक्रॉस कॉन्टीन्यूटी खाली अप्लाई होती है। तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा जनाब, इनिशियल जो था वैल्यू वो 16 और ई टू माइनस आगे हम क्या करेंगे जी, ये था 2t एम्पेयर। तो ये हमारे पास जो है ना करंट आ गया। अब ये करंट इधर से फ़्लो हो रहा है, तो आगे अब हमने क्या करना है कि जी हमने ये वाला करंट निकालना है। तो ये करंट निकालने के लिए करंट डिवाइडर लगेगा। आप समझें जैसे यहाँ से करंट ये इतना ही फ़्लो कर रहा है, तो बाकी जगहों पे क्या आएगा, तो करंट डिवाइडर लगाएंगे तो I0 जो है ना वो हमारे पास आ जाएगा I0 ऑफ t इज़ इक्वल टू 3 ओवर 6। लेट मी वेरीफाई, 3 ये है और इधर से 6 है, 3 ओवर 6 टाइम्स 16, 3 ओवर 6 टाइम्स 16 ई टू माइनस 2t। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है जनाब, 3 इधर से ये तो 8 ही रह जाता है। हाँ नहीं ठीक है, मैं भी कहूँ कि कहाँ पे गड़बड़ है। गड़बड़ ये है कि जी यहाँ पे 3 ओवर 3 प्लस 6 था, तो 3 ओवर 9 टाइम्स 16, तो इधर ये किया, ये 3 आ गया, तो ये हमारे पास आ जाता है जनाब 16/3। लेकिन डायरेक्शन देखें, ये इधर को जा रहा है, तो ये हमारे पास नेगेटिव साइन के साथ है, -16/3 ई टू माइनस 2t हमारे पास ये आ गया जो कि इसके बराबर है। और यही करंट क्योंकि इधर से उस साइड पे जा रहा है, डायरेक्शन हमें पता है ये है I0 की, तो हम इसको ज़रा देखते हैं। टेल के ऊपर क्या है 0 माइनस अगले नोट के ऊपर वी आउटपुट इज़ इक्वल टू I0 जो कि था -16/3 ई टू माइनस 2t और मल्टीप्लाई करना है इसको रेजिस्टेंस से जो कि 2 है, तो ये हो जाएगा -32। तो वी आउटपुट की जब वैल्यू हम देखेंगे तो वो हमारे पास हो जाएगी बेसिकली 32/3 जो कि ये बनता है। तो ये भी हमने उसी मेथड के थ्रू जो है ना इसको भी सॉल्व कर लिया। अच्छा, अब हमारे लेक्चर्स का जो लास्ट आर्गुमेंट है वो है सिंगुलैरिटी फंक्शंस के ऊपर। तो जैसे कि आपने भी देखा था कि आपके पास जो है ना काफ़ी जगहों के ऊपर ना स्केचेस वगैरह स्विचेस आ रहे थे जिनको ऑन और ऑफ कंटिन्यूसली करना पड़ा था। तो उन चीज़ों को मैथमेटिक्स के अंदर मॉडल करने के लिए क्या किया जाता है कि हम सिंगुलैरिटी फंक्शन या जिन्हें स्विचिंग फंक्शंस कहते हैं उनको यूज़ करते हैं। तो सिंगुलैरिटी फंक्शन वो फंक्शन हैं जो कि डिसकंटिन्यूस होते हैं, ठीक है, या जिनका डेरिवेटिव डिसकंटिन्यूस है। फॉर एग्जांपल कि जैसे आपके पास स्विच से पहले एक चीज़ ऑफ है उसके बाद फ़ौरन ऑन हो गई, तो ये जो डिसकंटिन्यूटी है ये इसको जो फंक्शन मैप करेगा उन्हें सिंगुलैरिटी फंक्शन कहेंगे।
तो ये जो है इनमें से सबसे पहला है यूनिट स्टेप फंक्शन, जो कि बेसिकली आपको डिफ़ाइन करता है कि जी ज़ीरो कोई चीज़ थी और फिर वन हो गई। तो यू ऑफ टी जो है वो टाइम के अंदर एक डिसकंटिन्यूस होगा। टाइम टी बिफोर ज़ीरो आपके पास ज़ीरो है और बाद में वो चीज़ वन है। और एट टाइम टी इक्वल टू ज़ीरो पे अनडिफाइंड है, क्योंकि इस पे देखें तो जी ज़ीरो वैल्यू और एक दोनों वैल्यूज़ इकट्ठे ही एग्जिस्ट कर रही हैं, तो ये पॉसिबल नहीं होता, ठीक है, लीनियर फंक्शंस में। तो ये एक तरह की नॉन लीनियरिटी आपके पास है। इसको डिस्कवर करने वाला जो साहब थे उनका नाम था हीव साइड। इसको हीव साइड स्टेप फंक्शन भी कहते हैं 19th सेंचुरी के अंदर। तो यहाँ पे जो ये मीम है इसमें सरप्राइजिंगली उनके अपने जो हेयर स्टाइल था तो वो भी एक स्टेप फंक्शन के तौर पे ही था। तो यहाँ पे यही बात की गई कि अपने नाई को जाके उन्होंने कहा कि जी हमें एक नाई ने पूछा कि जी आपने किस तरह का जो हेयर कट रखना है, तो उसने कहा कि जी एक स्टेप फंक्शन चाहिए। तो जो है बार्बर जो है ना वो कम्प्लीटली समझ गया, ठीक है। और ये मल्टीपल स्टेप्स के साथ जो है इजिप्शियंस भी इस चीज़ को जानते थे। ये जोक है एक्चुअली, इजिप्शियंस ने ये चीज़ नहीं की, ये 19th सेंचुरी में जाके हीव साइड ने इसको डिस्कवर किया। तो हमारे पास क्या होता है कि ये जो स्टेप फंक्शन है इसको नॉर्मली यू ऑफ टी से डिफाइन करते हैं। तो जब भी इसके आर्गुमेंट के अंदर जो है वैल्यू ज़ीरो हो जाती है तो उस केस के अंदर आपके पास रिजल्टेंट सिग्नल उस पॉइंट पे स्टेप अकर करता है। तो अगर मैं इसकी जगह जो है वो कर दूं टी माइनस टी नॉट, तो ये अंदर वाला हिस्सा ज़ीरो किस चीज़ के ऊपर होगा। लेट्स से टी नॉट की वैल्यू मैं रखता हूँ 5 सेकेंड। तो अब ये स्टेप जो है ये तब तक नहीं आएगा जब तक कि ये आर्गुमेंट t-5 जो इसके अंदर था वो ज़ीरो नहीं होगा। और ये ज़ीरो कब होगा, ये होगा जब t इज़ इक्वल टू 5 है। तो आप जितना t ज़ीरो की वैल्यू होगी ना माइनस इसमें से करते हुए, तो उतनी देर के बाद आपके पास स्टेप आ जाएगा, ठीक है। तो ये t ज़ीरो मतलब इस केस में 5 सेकेंड्स हो गया। और अगर इसके अंदर t प्लस टी ज़ीरो लिखा हुआ है तो मसलन t प्लस 5 सेकेंड्स है, तो ये वाला आर्गुमेंट कब आपके पास ज़ीरो होगा, ये होगा जब t इज़ इक्वल टू -5। तो वो आपके पास जो है ना वो ये वाला पॉइंट है। तो मतलब कि ये स्टेप को आप टाइम के अंदर आगे नीचे आगे पीछे जो है ना ऑफसेट भी दे सकते हैं। और ये चीज़ हम इस्तेमाल क्यों करते हैं, पढ़ाया क्यों आपको है यहाँ पे, वो इसलिए कि जी वोल्टेज करंट के अंदर जब स्विचेस आते हैं तो वहाँ पे उसको मॉडल करने के लिए ये चीज़ यूज़ की जाती है। तो मसलन ये t इक्वल टू ज़ीरो के ऊपर जो है आपके पास कोई स्विच इधर कनेक्टेड है और उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन आपने इसको कनेक्ट कर दिया। तो इसको मॉडल कैसे करेंगे कि हम कह देंगे कि I0 u ऑफ टी से। जब आप u ऑफ टी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि टाइम t इक्वल टू ज़ीरो के ऊपर आपने स्टॉप वॉच एक ऑन की, या दूसरे अल्फाज में ये स्विच को ऑन कर दिया, तो आपके पास ये जो करंट है ये आगे अप्लाई हो गया। इसी तरह वोल्टेज के केस में भी आपके पास यही इसका कॉन्सेप्ट आता है। तो ये इसको अब मतलब कि बार बार स्विचेस बनाने की बजाय इस चीज़ से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, और मैथमेटिकली कहीं लिखा हुआ आ जाए तो पता चल जाता है कि जी ये जो फंक्शन है एक स्टेप वोल्टेज है जिसके जो वैल्यू है वो भी ज़ीरो होगी, और ये आपके पास t0 टाइम के ऊपर स्टेप अकर करेगा। इसी को अगर हम इसका डेरिवेटिव लें तो डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है कि जी स्टेप के अंदर जब आपने इस पॉइंट में जब आपने यहाँ पे चेक किया डेरिवेटिव कोई डिफरेंस नहीं आया हाइट के अंदर, तो डेरिवेटिव ज़ीरो रहा आपके पास, ज़ीरो रहा। और यहाँ पे भी आपने डेरिवेटिव लिया कोई भी नहीं आया तो ज़ीरो रहा। लेकिन जब आप इस पॉइंट पे लेंगे तो आपके पास एक जो है ना वो एक फंक्शन आएगा जिसके अंदर इन्फिनिटी को अनडिफाइंड वैल्यू को वो टच कर रहा होगा। वो इसके जो डेरिवेटिव होता है उसको कहते हैं इम्पल्स फंक्शन, ठीक है। तो इम्पल्स फंक्शन के इस तरह का होता है, इसकी वैल्यू इन्फिनिटी तक आमतौर पे जाती है। इसकी वैल्यू पहले भी ज़ीरो है बाद में भी ज़ीरो है, और वो सिर्फ इस टाइम टी इसके जो आर्गूमेंट है जब ज़ीरो होता है उस वक्त एग्जिस्ट करता है। तो यूनिट इम्पल्स फंक्शन इज़ ज़ीरो एवरीवेयर एक्सेप्ट एट टी इक्वल टू ज़ीरो वेयर इट इज़ अनडिफाइंड, ठीक है। ये फिज़िकली जो है ये रियलाइजेबल नहीं चीज़ है, लेकिन है कि आइडियल सोर्सेज इन जगहों के ऊपर इसको मैथमेटिकल टूल है जिसके थ्रू मॉडल किया जाता है। इसको जो है डेल्टा फंक्शन भी कहते हैं और डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन डेल्टा फंक्शंस के अंदर क्या है कि इसको ज़ीरो माइनस से लेके ज़ीरो प्लस तक इंटीग्रेट करें तो इसका
जो वैल्यू आ जाती है वो हमारे पास 1 के बराबर आती है यूनिट इम्पल्स फंक्शन के केस में। तो आप क्या कर सकते हैं कि जी यहाँ पर आपके पास टाइम t-2 के ऊपर जाके आपके पास एक 5 की लेंथ का जो है वो इम्पल्स फंक्शन है, यहाँ पे 10 का है और यहाँ पे एक -4 का। तो इस तरह इसको ऑफसेट वगैरह दे के ना मल्टीपल फंक्शंस बनाए जा सकते हैं। तो और अगर ये जो फंक्शन है इसको किसी भी कोई भी एक फंक्शन है आपके पास ऐसे मूव कर रहा है, उसके साथ मैं कहता हूँ कि टाइम t इक्वल टू t+t-t0 के ऊपर इम्पल्स फंक्शन हो, तो वो क्या करेगा, जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एग्जैक्ट इस पॉइंट के ऊपर उस एफ ऑफ टी की जो वैल्यू होगी ना, उस वैल्यू को सैंपल करके इंटीग्रेशन के दौरान सैंपल करके बाहर ले आएगा। ठीक है, तो ये मैथमेटिकली देखें एफ ऑफ टी इसके साथ है, ये एफ ऑफ टी को जब t0 के साथ इस तरीके से करें तो ये हमारे पास t0 के बराबर होता है। इसको बाहर ले जाएं और क्योंकि t0 पे तो एक वैल्यू है ना, फंक्शन नहीं है, रिमेनिंग चीज़ को इंटीग्रेट करें तो वो हमारे पास हमेशा जो है ना एरिया इम्पल्स फंक्शन का 1 के बराबर होता है। तो ये एफ ऑफ t0 के बराबर आ जाता है। दूसरे अल्फाज में अगर t0 की वैल्यू 0 है तो हम कह सकते हैं कि जी उस पॉइंट के अराउंड जो है ना आपके पास इम्पल्स फंक्शन सैंपल कर देता है जो भी वैल्यू आपके पास आ रही है और उसको बाहर ले आता है। तीसरा हमारे पास जो फंक्शन है वो है रैंप फंक्शन। अगर हम इसी u ऑफ टी स्टेप को जो है हम इंटीग्रेट करें, ठीक है, तो इंटीग्रेट करने के अंदर क्या आएगा कि जनाब इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, लेट से 1 है। तो आपने जब 1 को इंटीग्रेट किया है -इन्फिनिटी से लेके t टाइम तक, तो वो हमारे पास क्या आएगा, वो आएगा t के बराबर। ठीक है, तो ये एक रैंप फंक्शन बन जाता है उसको इंटीग्रेट करने के ऊपर, जिसकी वैल्यू कंटिन्यूसली जो है वो इंक्रीज करती रहती है 45 डिग्री स्लोप के साथ। तो यूनिट रैंप इज 0 फॉर नेगेटिव वैल्यूज ऑफ t एंड हैज़ अ यूनिट स्लोप ऑफ पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ t। ठीक है, तो इसको भी इसी तरीके से हम शिफ्ट कर सकते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव केस के अंदर। और ये जो बाकी सिंगुलैरिटी फंक्शंस हैं उनको एक दूसरों के निस्बत जो है डेरिवेटिव और इंटीग्रल की फॉर्म के अंदर भी एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम जो है ये पहले अपनी प्रॉब्लम करेंगे जहाँ पे हमारे पास एक स्टेप फंक्शन जो है, एक फंक्शन है जिसको हमने स्टेप्स की फॉर्म में करना है, जहाँ पे हमारे पास जो है ये इतनी देर तक फंक्शन की वैल्यू नॉन ज़ीरो रहती है और फिर ज़ीरो हो जाती है। तो अगर आप तवज्जो से जो है वही हीप साइड के बार्बर की वजह से जो हेयर स्टाइल को चेक करें तो वो भी आपको पता चलता है कि वो कंटिन्यूसली यहाँ के बाद आगे को 1 नहीं रह रहा बल्कि कुछ देर के बाद 0 आ जाता है। तो करेक्टली जो है अभी जो आप फंक्शन बनाएंगे वो हीप साइड के हेयर स्टाइल को मॉडल करता है। तो इसको गेट फंक्शन भी इसको कहते हैं। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, हम कहेंगे कि जनाब हमारे पास u ऑफ t-2 के ऊपर एक स्टेप है, पर वो स्टेप तो इधर से चलती रहेगी और उसमें हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। अच्छा ये 10 वैल्यू के साथ है, माइनस कर देते हैं 10 u ऑफ t-5। जब हम ये इस तरीके से करेंगे तो क्या होगा कि वैल्यूज़ दोनों की बराबर हैं, लेकिन ये इस टाइम पे एग्जिस्ट कर रहा है, ये अगले टाइम के ऊपर, तो वो आपके पास जो है बाद में ले जाके उसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो एंड रिजल्ट 0 आ जाएगा। तो ये जब आपके पास फंक्शन बन जाता है हमें साथ में क्या है, इसका डेरिवेटिव भी निकालें। तो जब हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू dt, तो वो हमारे पास क्या आएगा कि जनाब इस पॉइंट के ऊपर 10 डेल्टा ऑफ t-2 माइनस 10 डेल्टा ऑफ t-5। तो ये हमारे पास जो है ना ये दो डेल्टास के साथ जो है ना उसका डेरिवेटिव आ गया। तो ये कोई इतना कोई कॉम्प्लेक्स उस तरह का नहीं, मैथमेटिकल बेसिकली चीज़ है, लेकिन ये अगले कोर्स के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ये केस आ गया जनाब, इनका जो है इंटेग्रल एक्सप्रेस द करंट इन फिगर 7.23। अच्छा, इसको लेके उन्होंने कहा है इसको स्टेप्स की फॉर्म में लिखें
यूनिट स्टेप की और इसका इंटीग्रल भी ले लें। तो ये वाली चीज़ है, इसको हमने करना है। तो हम क्या करेंगे कि जनाब इसको मैं लिख देता हूँ 10 u(t), ये चल रहा है, और माइनस यहाँ पे एक नेगेटिव डबल वाली इस तरह की स्लोप आती है, -20 u(t-2), लेकिन उसके बाद ये वाली भी चीज़ ऊपर को जा रही थी, तो इसका मतलब है कि +10 u(t-4), ठीक है। ये मेरे पास जो है लास्ट वाला आ गया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 10 u(t-2 u(t-2 + u(t-4), तो ये हमारे पास आंसर आ गया। और जब उसकी इंटीग्रेशन की वो बात कर रहे हैं तो वो इंटीग्रेशन क्या होगी कि सिंपली u(t) को इंटीग्रेट करेंगे तो r(t) आ गया, -2 u(t-2) का r-2, मतलब कि ये एक जो पूरी की पूरी कॉम्प्लेक्स एक रिलेशन था पहले, उसको बड़ी इजीली आप जो है ना इसके थ्रू लिख सकते हैं, बजाय इसके कि उसमें मैथमेटिकल पूरे इंटीग्रेशन और चीज़ों को इन्वॉल्व करें। इसी तरह एक सॉटूथ वेवफॉर्म अगर बनानी है इन टर्म्स ऑफ सिंगुलैरिटी फंक्शंस, तो उसको हम क्या करेंगे, हमारे पास जो है रैंप को हम करेंगे जनाब r(t) है, माइनस हमारे पास आ जाएगा r(t-2). तो इससे क्या होगा कि जब रैंप हमारे पास इस तरीके से जा रही थी और इस पॉइंट के ऊपर हमने एक रैंप नेगेटिव इसमें डाल दी, तो नेट रिज़ल्ट क्या होगा कि ये तो बैलेंस होके स्ट्रेट जाने लग जाएगा, ठीक है। स्लोप पॉजिटिव थी, +45 डिग्री थी, आपने -45 किया तो स्ट्रेट लाइन बन गई। पर रैंप के साथ जो है ना आप इसको बाद में रिमूव नहीं कर सकते, तो आप इसमें से फर्दर एक रिमूव करेंगे 2 u(t-2), सॉरी 10। अच्छा, रैंप की भी वैल्यू यहाँ पे डिफरेंट है, ये 10 तक जा रहा है तो ये है 5, ठीक है। तो रैंप जो है वो हर स्टेप में 5 इंक्रीज कर रही है, यहाँ पर से आपने उतना रिमूव कर दिया उसको, और उसमें से जो है ना 10 u(t) को अलहदा से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आपके पास रिज़ल्ट आएगा। इसको लेट्स सी कहाँ पे इसने निकाला है आंसर। अच्छा, ये अभी तक 7.7 ही चल रहा है, और तो नहीं कोई चीज़ पूछी इसमें, सिंगुलैरिटी फंक्शंस की टर्म्स में बस कहा है कि एक्सप्लेन करो। तो यहाँ पे वही चीज़ जो मैंने कहा था वही बन गया है, 5r(t - 5r(t-2) -10 u(t-2), जिसको दूसरे केसेस के अंदर एक और तरह से भी उसको एक्सप्लेन किया है, जो कि ज़रा कॉम्प्लेक्स है। पर यहाँ पे उसको एक्सप्लेन किया कि आपके पास एक जो रैंप थी उसको आप 5r(t) ही रखें, लेकिन आप उसको मल्टीप्लाई कर दें u(-t+2) से। ये वाली टर्म आपके पास ज़ीरो कब होगी? अच्छा, u(-t) का क्या मतलब होगा? अगर -t हो ना, -t का मतलब है एक ऐसा स्टेप ऑपोजिट डायरेक्शन में जो ज़ीरो से पहले 1 है और उसके बाद आपके पास जो है उसकी वैल्यू दूसरी हो जाती है। इसको मैं देख लूँ, u(-t) जो है ना वो इस ज़ीरो टाइम के हिसाब से ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होगा, ठीक है। इस -1 प्लेस करेंगे तो ये 1 के बराबर होगा, तो ये ऑन। तो लेकिन जब आपने इसको -t+2 किया है तो ये ज़ीरो के बराबर होगा एट द वैल्यू ऑफ t=2 के ऊपर, ठीक है। और जो रैंप है वो आपके पास ज़ीरो से ऐसे जा रही है, तो जब इसको मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये क्या करेगा, मल्टीप्लाई होके इसके बाद वाली सारी चीज़ों को मल्टीप्लाई करके ज़ीरो कर देगा। और क्योंकि रैंप है इससे पहले ज़ीरो था, तो इससे पहले ये 1 वाले जो टर्म्स है इससे मल्टीप्लाई होके ज़ीरो हो जाएगी। तो नेट रिज़ल्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आपके पास ये निकलेगा कि 5r(t) को इन्होंने
u ऑफ माइनस टी प्लस टू जब आप करते हैं ना तो आपके पास रिज़ल्ट ठीक आ जाता है। दूसरा एक और भी इन्होंने यहाँ पे किया है कि जी 5r ऑफ टी 1 माइनस u ऑफ टी माइनस टू, जिसका मतलब है कि 1 एक कंटिन्यूस वैल्यू ओवर टाइम चल रहा है ज़ीरो के हिसाब से। तो इससे ये भी पता चलता है कि एक ही चीज़ के मल्टीपल सॉल्यूशंस भी हैं। तो अच्छा, ये 0 से 1 तक चल रहा है, ये बीच में आपके पास 0 वाला पॉइंट है। तो अब उसने क्या किया है, उसने यहाँ पर से जो है ना 1 माइनस यू ऑफ टी माइनस टू, तो u ऑफ टी माइनस टू से आगे वाली जो टर्म है उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया है, ठीक है, ये वाला। तो वो सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपके पास 1 माइनस यू ऑफ टी माइनस टू इज इक्वल टू यू ऑफ माइनस टी प्लस टू। तो ये मल्टीपल आपके पास जो है ना मेथड्स हैं जिनसे आपके पास एक ही रिज़ल्ट जो है ना आएगा। तो उन सारों का मतलब एक ही रिज़ल्ट आएगा। तो 7.7 प्रॉब्लम देख लेते हैं। इसी तरह की ये चीज़ गिवन है जी, इसको बनाएं कि कैसे सिंगुलैरिटी फंक्शंस के साथ ये बनेगा। मेरे ख्याल में यहाँ के बाद ये ज़ीरो है क्योंकि ये ऊपर को इन्होंने ड्रॉ नहीं किया हुआ, तो मैं अब उस हिसाब से नहीं मुझे पता। तो मैं ये कंसिडर करता हूँ कि जी यहाँ से ज़ीरो है और इसके बाद भी ज़ीरो है। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक तो पहली जो चीज़ हमें चाहिए, रैंप इसके अंदर जो है ना वो नेगेटिव आ रही है। तो इस पॉइंट से ऊपर रैंप जानी होती है। अगर हम इसको नीचे को ले जाएं तो ये विद अ स्लोप ऑफ 2, तो मैं कहता हूँ जी माइनस टू आर ऑफ टी। माइनस टू आर ऑफ टी जो है ना वो मेरे पास बनेगा ये चीज़ साइन उसके अंदर जो है ना बस हो गया। तो लेकिन अब मैंने इसको अप लेके जाना है बाय 2, तो मैं इसमें ऐड कर दूंगा प्लस 2 u ऑफ टी। तो 2 u ऑफ टी ऐड करने के बाद ये चीज़ बन जाएगी ये। उसके बाद है टाइम t इक्वल टू 2 के ऊपर मुझे जो है ना इसमें 4 टाइम्स ऑफ दिस एक वैल्यू ऐड करनी है। तो इसमें मैं करूँगा जनाब प्लस 4, ठीक है जी, 4 से मल्टीप्लाई करके r ऑफ t माइनस 2। तो उसके बाद जो है ना ये वाली जो ये जो है ना ऐसे करके एक स्लोप आ रही होगी, पर वो जो ऐसे करके स्लोप आ रही है ना उस स्लोप को भी मैंने जो है ना वो शिफ्ट करना है नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये जो है पहले हमारे पास पूरा ये वाली चीज़ आ रही थी, तो उसके अंदर 4 आर ऑफ टी माइनस टू, इन्होंने तो यहाँ तक यही वाला काम किया हुआ है, ठीक है, जो कि सही है। ये वाली जिस भी पॉइंट के ऊपर ओरिजिनल फंक्शन चल रहा है ना उस पॉइंट के ऊपर ये वैल्यूज़ वहाँ से आगे स्टार्ट होगी। तो ये आगे आपके पास जो है इसी तरीके से पॉजिटिव स्लोप के साथ यहाँ से चल रहा है। अब हमने क्या करना है जी, अच्छा ये जब पॉजिटिव स्लोप पे आ गया तो ये पिछली चीज़ इतनी ख़त्म हो गई। अब आपने क्या करना है, यहाँ से इसको नॉर्मल करना है। तो ये इसकी स्लोप जो है वो प्लस 2 आर ऑफ टी जा रही है, तो माइनस आप इसमें से कर देंगे माइनस 2 आर ऑफ टी माइनस 3। तो ये आपके पास ज़ीरो के ऊपर आ जाएगा। तो यूं करके आपने जो है ना रिज़ल्ट बना लिया। तो ग्राफिकली आप देख लें कि कैसे मैंने ये स्टेप सारे किए हैं। 7.7 7.8 के अंदर हमें एक फंक्शन का खाली यही चीज़ गिवन है। अब वो फंक्शन क्या है, इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ ऐसे करके लाइन के हिसाब से ऐसे कर दिया, और उसके अंदर जो है स्केचिंग रेड से कर देता हूँ। तो ये हमें क्या कह रहा है कि जी t की वैल्यू नेगेटिव के ऊपर वैल्यू है 3, लेट से ये 3 है। उसके बाद 0 से 1 तक जो वैल्यू है वो -2 है, ये हो गया -2।
0 से 1 तक, और 1 के बाद से आगे जो है 2t-4 चल रहा है, t ग्रेटर देन 1। इसको मैं ना थोड़ा सा लेबलिंग कर दूं। ये हमारे पास है 3, ये हमारे पास है -2, यहाँ से नीचे तक जो है ये एक स्टेप वाला काम हुआ है। और उसके बाद ये वाला जो x एक्सिस पे पॉइंट है ये हमारे पास है 1, ये वाला पॉइंट था 0, और आगे जाके इसने जाना है 2t-4। अच्छा जी, अब 2t तक का तो ठीक है, 2t का मतलब है 2 रैंप जा रही हैं, पर -4 t की वैल्यू 1 प्लेस करें तो ये -1 प्लेस करें, 2 -4 -2 ही आता है, ठीक है। और उसके बाद ये ऊपर की स्लोप के ऊपर चलता रहेगा, जो कि इसने चलते रहना है। तो इस हिसाब से ये जो है ना 2 के ऊपर इसकी वैल्यू ये आएगी और ये आगे चलता रहेगा। तो ये फंक्शन बनाना है, ये बल्कि ड्रॉ करते करते ही हमें पता चल गया कि कैसे करना है। तो इस फंक्शन को हम कहेंगे g ऑफ t इज़ इक्वल टू, मैं कर देता हूँ u ऑफ 3, क्योंकि एम्पलीट्यूड 3 है, u ऑफ -t उल्टी डायरेक्शन के अंदर जा रहा है। और इस पॉइंट से आगे के लिए जो है वो मैं कर देता हूँ, बल्कि प्लस नहीं, -2r ऑफ 2u ऑफ t -2u ऑफ t, जिसने ऑरेंज कलर कर लेते हैं, इस तरीके से चलते रहना था। तो उसके बाद क्या आता है हमारे पास 1 के ऊपर जो है ना, एक तो जो चीज़ है यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया, क्योंकि 1 के ऊपर मैंने स्लोप को ख़त्म करना है। पहले तो चले ना, मैं ऐसे करता हूँ कि यहाँ पर से ना स्लोप तो ऐड करता हूँ ना, ठीक है। तो स्लोप को ऐड करने के लिए मैं क्या करूँगा, मेरे पास आ जाएगा जनाब प्लस 2r ऑफ t -2। तो यहाँ पर से जो है ये स्लोप जो है ना वो डबल बन के यहाँ से चलने लग जाएगी। मेरे ख्याल में तो यही इतना ही आंसर होगा। t-1, सॉरी 1 जो है ना इस पॉइंट के ऊपर, और यही आंसर है। ये इन्होंने बड़े अजीब तरीके से निकाला, पर यही आंसर जो है ना इन्होंने भी कैलकुलेट किया है। तो ये आपको जो है ना पढ़ना आना चाहिए कि कैसे ये चीज़ें होंगी। अच्छा, ये 7.8 एग्जाम्पल थी, फिर प्रॉब्लम है 7.8 प्रॉब्लम, इसको देखते हैं। ये हमारे पास क्या है कि इसको फिर ना ड्रॉ कर लेना तो वहीं से सारे मसले हल हो जाते हैं। इसको ऐसे करके, और यहाँ पर से जो लाइन है ग्रीन ही रख के। अच्छा जी, अब ये यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, ये कह रहा है कि जी 0 से पहले जो है वैल्यू 0 है, ओके। 0 से 2 तक जो वैल्यू है वो -4 है, ठीक है जी। 0 से 2 तक वैल्यू -4 है। उसके बाद हमारे पास क्या है, 2 से 6 तक जो वैल्यू है ना वो है 3t-8। अब इसमें 2 से स्टार्ट हो रहे हैं ना, t की वैल्यू 2 पुट करके देखें तो ये -2 ये थोड़ा सा जनाब अब -4 से वैल्यू आएगी -2 पे, और -2 के बाद जो है 3 की रैंप के साथ ये चलेगा -8 तक। 6 वैल्यू प्लेस करते हैं, 6 3 ज़ा 24 -8 इज़ 24 -8 इज़ 16। तो ये यहाँ से चलते हुए 16 तक पहुँच जाएगा, ठीक है।
16 तक पहुंच जाएगा और उसके बाद जनाब ये पहुंचेगा 0 पे। तो ये बड़ा ही एक अजीब सा जो है ना फंक्शन आपके पास बन गया। ये 6 पे ये हो रहा है, 2 के ऊपर ये हो रहा है, पहले 0 था, यहाँ पे -4 हो गया, -4 के बाद जो है 3t -8 यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर -2 हो गया। उसके बाद से ये वाली स्लोप चलेगी और फिर आगे जाके जनाब बाकी सारा होता रहेगा। तो ये फंक्शन है जिसको हमने बनाना है। तो इसको हम करेंगे सबसे पहले तो -4u(t), ठीक है। यहाँ से ये आगे चल रहा है तो उसके बाद इसमें कर देंगे हम जनाब +2u(t -2) के ऊपर, प्लस एडिशनली इसी पॉइंट के ऊपर जो है ना हमारे पास जो नॉर्मल रैंप है वो इसमें ऐड हो जाएगी। उसका रैंप का क्या होगा जनाब, वो है 3r(t -2), वो रैंप इसमें ऐड हो गई। इस पॉइंट पे अभी पहुंचे ही थे तो ये रैंप ऐड होगी, वो रैंप चलती रही और फिर हमारे पास वो रैंप सब्ट्रैक्ट हो जाएगी -3r(t -6). तो ये सीधा होना था, लेकिन अब सीधा होने के बाद इस पॉइंट के ऊपर जो इसकी वैल्यू है वो भी आपने सब्ट्रैक्ट करनी है u(t) की फॉर्म में। तो 6 इधर प्लेस करते हैं, 24 - 8 16 -16 u(t -6). अच्छा जी, अब ये मैं यहाँ पे देखता हूँ, पहली टर्म ठीक है, दूसरी टर्म ठीक है, 3r(t -2 -3r(t -6). अच्छा, इन्होंने क्या किया है, 3r इनकी कैलकुलेशन के हिसाब से जो यहाँ पे वैल्यू है वो 10 आती है। मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से 6 प्लेस करने के ऊपर 6 × 3 18, हाँ 18 - 8 10 आता है, 10 आता है। ये फिर -10 था, वो मैंने जो है ना वो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया था। तो यही हमारे पास जो है ना मेन रिज़ल्ट की टर्म आ गई। तो ये आपको जो है ना फंक्शंस को ड्रा करना और इन चीज़ों का यहाँ पे पता चल जाता है। और फिर ये लास्ट दो के अंदर से हमारे पास चल रहा है। पहले के अंदर ये एक फंक्शन है, वैल्यूएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। अब ये इन चीज़ों को इंटीग्रेट करना है हमने। अच्छा जी, तो हमारे पास जो है इनको 0 से लेके 10 तक और -∞ से लेके इन्फिनिटी तक का जो है ना इनको करना है। तो यहाँ पे जो करने के लिए इन्होंने जो मेथड यूज़ किया है, पहले के केस में सिंपल इंटीग्रेट किया है। इसमें मुझे नहीं समझ आ रही कि ये कॉम्प्लेक्सिटी क्या एक बनती है। आपने बेसिकली क्या करना है कि जो इनको इंटीग्रेट करना था ना, तो वो इंटीग्रेट करते हुए ना ये फंक्शन क्योंकि इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो हर एक की जगह ना 2 प्लेस होता रहेगा, ठीक है। क्योंकि ये वैल्यू जो है इस फंक्शन की सिर्फ Δt -2 के ऊपर एग्जिस्ट करेगी। तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 से मल्टीप्लाई किया 8 -2 जो है ना आपके पास ये बाहर आ जाएगा और फिर अगली तरफ जो है ना 0 से 10 तक Δt -2 जो है वो इंटीग्रेट हो रहा होगा। इसकी वैल्यू 1 आ जाती है, तो 4 + 8 12 - 2 10 आंसर आ गया। मतलब कि ये पूरा इंटीग्रेट करने के बजाय क्योंकि डेल्टा की टर्म मल्टीप्लाई हो रही तो आपने इसकी वैल्यूज़ को सैम्पल कर लेना है एट उस पॉइंट पे जिस पे ये डेल्टा एग्जिस्ट करेगा। इसी तरह ये सेकंड केस है, तो इसमें भी Δt -1 है, तो हर एक की जगह 1 प्लेस कर लें। e⁻⁻1 cos ऑफ 1, ये 1 रेडियंस के अंदर है, प्लस e⁻⁻, ये 1 -1 पे होगा, -1 टाइम्स -1 इज इक्वल टू 1, और साइन ऑफ
-1, साइन ऑफ -1 जो है वो माइनस साइन ऑफ 1 के बराबर है, ठीक है। तो वो आपके पास आ जाता है पूरा, ये सॉल्व करते हैं ये इसी तरीके से और ये रिज़ल्ट आ गया। तो और इसमें कोई ऐसा इतनी कोई कम्प्लेक्सिटी वाली चीज़ नहीं है। तो यहाँ पे एक फंक्शन आ रहा है जनाब, इसको हमने डेल्टा ऑफ टी इक्वल टू 3 पे करना है। तो 3 से 3 टू द पावर ऑफ 3 9 प्लस 5 इंटू 3 का स्क्वायर, 5 इंटू 9 45, यस, प्लस 10, नहीं ये -3 है, सॉरी, माइनस प्लस प्लस, तो 10, रुक जाए ना, इसको दोबारा से एक दफ़ा देख लेते हैं। t इक्वल टू -3 के ऊपर ये सारा कुछ होना है। जब t इक्वल टू -3 है तो ये 3 -3 9 -27 टर्म होगी, -27 प्लस 9 टाइम्स 5 45 प्लस 10, तो 55 में से 27 निकालें 28 आंसर। सेकंड केस में डेल्टा ऑफ टी माइनस पाई कोस ऑफ 3t, तो ये आपके पास जो है वैल्यू इसकी आएगी जब कोस ऑफ 3 पाई हो जाएगा। तो ये आप लिखेंगे जी कोस ऑफ 3 पाई, ठीक है, जो कि आपके पास जो है कोस ऑफ 2 पाई प्लस पाई के हिसाब से आप इसको कोस ऑफ पाई लिख सकते हैं, ठीक है। और कॉस ऑफ पाई आपके पास अगर देखें हम तो ये 1 से स्टार्ट होके इस तरह करके जा रहा होता है। तो कोसाइन 1 से स्टार्ट होता है, पाई बाय 2 के ऊपर 0 होता है और पाई के ऊपर जो है ना ये हमारे पास जो है -1 के बराबर होता है। तो ये -1 आ गया। तो ये हमने जो है इस चीज़ को भी सॉल्व कर लिया। तो ये ना बड़े अच्छे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस इनमें से आ सकते हैं। जो आपके क्वेश्चंस हैं वो आप लोग पूछ सकते हैं।